हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या है। बिकॉज न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है ना, उसके ऊपर ही सारी कहानी डिफाइंड है। रेडियो एक्टिविटी, आगे जितने भी कहानी पढ़ेंगे वो सारी कहानी डिफाइंड होती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे। तो जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो रेडियो एक्टिविटी हो जाता है, मतलब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो आप समझते ही हो कि उसी की मदद से जो है न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होगा, और कैसे ये चेन रिएक्शन की मदद से ये जो न्यूक्लियर बम होते हैं सबसे डेंजरस बम होते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, आपको कहानी बताई जाए तो आपने 1945 और हिरोशिमा और नागासाकी वाला कहानी तो सुना ही होगा कि कैसे वहाँ पे जब बम ब्लास्ट हुआ था तो तब तो चलो उसका असर हुआ ही था, मतलब वहाँ पे बहुत से लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन उसका असर अभी तक है। अभी तक भी वहाँ पे जो पीपल या पब्लिक जो बॉर्न होती है उनके अंदर बहुत सारे डिजीज़ देखे जाते हैं। बिकॉज जो रेडिएशन का असर होता है ना वो सालों साल तक होता है। ये पूरा एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में होता है कि भाई एक न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, उसके दूसरे चार, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मतलब ये जो 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, ऐसे जो है इसका रिएक्शन बढ़ता जाता है और कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जनरली जो है मतलब न्यूक्लियर बम कहीं गिराया नहीं जाता। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। अभी हाल ही की बात करें तो रशिया और यूक्रेन में जो है वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि मतलब यूक्रेन जो है हार मानने के लिए रेडी नहीं है। रशिया के पास जो है मतलब न्यूक्लियर बम्स हैं, लेकिन रशिया जो है न्यूक्लियर बम यूक्रेन पे क्यों नहीं गिरा रहा है? उसके पास देखो न्यूक्लियर बम गिरा दिया तो यूक्रेन हार सकती है, लेकिन रशिया न्यूक्लियर बम क्यों नहीं गिरा रहा है? बिकॉज उससे न्यूक्लियर बम गिराने से ना ही सिर्फ इस जनरेशन के, आने वाले 3-4 जनरेशन तक, 100-200 साल तक उसका असर रहता है। ठीक है, तो इतने 4 जनरेशन को दांव पे नहीं लगा जा सकता, इसलिए जो है न्यूक्लियर बम वहाँ पे नहीं गिरा रहे हैं। इतना डेंजरस होता है ये, क्लियर। बाकी उनके पास ऑप्शन तो है न्यूक्लियर बम गिराने का, लेकिन जो है 3-4-5 आगे जितने जनरेशन आते हैं वो पूरे इससे अफेक्ट होते हैं। तो जब तक ये लास्ट अल्टरनेटिव ना हो, मतलब कि हमारे पास सबसे लास्ट सॉल्यूशन ना हो न्यूक्लियर बम के अलावा, तब तक जो है इसको गिराया नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। चलो, ये तो कहानी की बात हो गई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब जो कहानी डील करती है ना, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर से डील करती है। न्यूक्लियस की क्या स्टेबिलिटी है, क्या फ्यूजन रिएक्शन, अल्फा डीके, बीटा डीके, सब कुछ डिटेल में इस लेक्चर के अंदर हम इस मतलब कि चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, पेन पेपर नोट करना है, और मैं भी ये भी बताऊंगा कि कैसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतने सारे इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो बेसिकली न्यूक्लियस के बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में होगा कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, उसकी डेंसिटी वगैरह क्या है। ठीक है, न्यूक्लियस की फॉर्म क्या है, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये सबसे बेसिक सी बातें करेंगे। ठीक है, एटॉमिक फ्रैक्शनल मास नंबर। तो आज के अंदर जितनी बातें करेंगे ना, ऑलमोस्ट आप कभी ना कभी उसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन तो भी मैं ट्राई करूँगा आपको कुछ नया बताऊँ जिससे कि आपको लगे इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक। ओके, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, या तो इसका अगर प्लूरल फॉर्म बोला जाए तो न्यूक्लियस को प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं न्यूक्लियाई। मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो ना तो उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो कभी न्यूक्लियाई दिखे तो आपको समझ जाना कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। अब इसके अंदर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का थोड़ा हम जानते हैं कि क्या होता है। हमने देखो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पिछले चैप्टर के अंदर एटम्स के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर आपको मैंने कंपैरिजन कराया था कि दोनों के साइज़ के बारे में, कि भाई मान लो अपना पूरा एक बड़ा एटम हो, ये अपना पूरा एक एटम है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियस की साइज़ होती है ना, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको दिया था मैंने, तो आपको याद क्या मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है ना, रेडियस ऑफ एटम वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर है ना। रेडियस ऑफ एटम अगर देखा जाए तो पूरे एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है, इसका स्मॉल आर से बोल दूँ तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ना, तो यहाँ पर लिख दो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो कितना बताया था मैंने आपको, अगर याद हो आपको तो वो ऑलमोस्ट 10⁻15 मीटर होता है। 10⁻15, मैं समझ रहे हो, दोनों का अगर रेशियो लूँ ना तो ऑलमोस्ट देखो 10⁵ का फर्क आ रहा है, मतलब 1,00,000 गुना। मतलब कि न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है एटम, न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है एटम। ये कंपैरिजन करा जाए तो मान लो पूरा एक फुटबॉल ग्राउंड हो,
फुटबॉल पूरा ग्राउंड हो, उसके अंदर एक फुटबॉल रखा हो, समझ लो पूरे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक फुटबॉल रखा हो, उतना कंपैरिजन होता है। मतलब कि ये रेडियस या बोलो न्यूक्लियस और एटम के बीच में। तो ये जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी वगैरह बहुत ही हाई होती है, वो तो मैंने आपको बताऊंगा आगे। लेकिन इतना ध्यान रखो कि एटम के कंपैरिजन में इसका जो साइज होता है, इसका जो रेडियस होता है बहुत ही छोटा होता है, और इसके अप्रॉक्सीमेटली रेडियस है, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर किसका रेडियस है, एटम का, जो कि ज़्यादा है। और न्यूक्लियस का रेडियस कितना, 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर, बहुत ही छोटा रेडियस होता है। ओके, लेकिन क्या होता है कि जो एटम का पूरा का सारा मास, देखो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस। मतलब ऑलमोस्ट समझ लो इसका जो 99 पॉइंट जितने भी मास हो, सारा का सारा मास इतनी छोटी सी जगह में होता है। बाकी तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं इसके अंदर, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम, देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ही कम होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द मास जो होता है ना, वो इतने छोटे से रीजन के अंदर होता है। बाकी रीजन के अंदर आप मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और जो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27। तब इन दोनों में कंपैरिजन करो तो देखो 10⁻31 है और 10⁻27 है। मतलब इन दोनों का रेशियो लेंगे ना ऑलमोस्ट 10,000 गुना। मतलब समझ रहे हो, देखो प्रोटॉन क्या है 10⁻27, इसका मास कितना है 10⁻31। तो दोनों का रेशियो लो, देखो 10⁴ का फर्क आ रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं, ये फैक्टर भी आएगा। चलो 10�3 का फर्क मान लो, 1000 गुना 2000 गुना फर्क आएगा ना, तो 2000 टाइम्स मतलब बड़ा होता है, समझ रहे हो। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब 1837 इलेक्ट्रॉन मिलाओगे ना तो एक प्रोटॉन का मास जितना बनेगा। इसलिए जो है इसका मास हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्लियर है। और मोस्ट ऑफ द मास किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है। ओके, समझ गए, इतनी बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये कंपैरिजन के लिए स्टडी है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमें, तो ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है समझो, यहाँ पे लिख लो कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे लिखो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, ठीक है। लेक्चर को स्किप मत करना, बिकॉज ऐसे अच्छे से बातें बताऊंगा जो आपको थोड़ा बहुत नया लग सकता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को साथ में हो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। कभी आपको न्यूक्लियस समझ में, न्यूक्लियस बोला जाए समझ लेना, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दोनों को साथ में मिला दे न्यूक्लियस बनता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्लियर है। तो न्यूक्लियस इससे बना होता है, ओके, न्यूक्लियस इससे बना होता है। प्रोटॉन की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टी। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है एक सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, पर एटम के अंदर का पार्टिकल, सब एटॉमिक, समझ रहे हो। मतलब एटम को ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर एक होता है प्रोटॉन, इसलिए उसको बोल दिया एटम का भी सब पार्टिकल, ठीक है। एटम का भी सब पार्टिकल मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, क्लियर है ना। इस तरह से इसका नाम, इसका मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज उसका काम आएगा आपको। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास में कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। 1.67262 × 10⁻27 kg, 1.67262 × 10⁻27 kg। बाकी इसका चार्ज तो आपको पता ही होगा, चार्ज क्या होता है इसका, होता है +E, चार्ज होता है इसका +E, ओके। यहाँ पे तो प्रोटॉन्स के बारे में इतनी बात कर सकते हैं, मास इसका ये, चार्ज इतना है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब इसका चार्ज के पॉजिटिव होता है, +E होता है, क्लियर है। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये सब बेसिक से बातें हैं, थोड़ा फटाफट कर लेते हैं इसको। तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम का एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, क्लियर है। अब इसका मास क्या होता है, देखो न्यूट्रॉन का मास जो होता है ना, ये प्रोटॉन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ही स्लाइट, बहुत इतना थोड़ा सा ज़्यादा। देखो यहाँ पे 1.67493 × 10⁻27 kg,
समझ रहे हो? देखो ध्यान है तो ऑलमोस्ट देखो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, वो भी 10⁻27 मतलब 0.000 करके 27 बार लिखो, उसके बाद ये वैल्यू आएगी। तो बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या लिख दो यहाँ पे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइडली ग्रेटर देन, स्लाइडली, ठीक है, स्लाइडली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है ना, ये बात आपको क्लियर? थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हम दोनों ऑलमोस्ट दोनों को सेम मान लेते हैं, बिकॉज ये जो है बहुत ही कम वैल्यू है। लेकिन हमको बहुत ही एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो हम बोल देते हैं कि इसका मास जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, ये फर्क पड़ेगा आपको आगे बीटा डीके में। जब हम बीटा डीके पढ़ेंगे ना तो समझेंगे भाई ये थोड़े से फर्क से क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है। बाकी न्यूट्रॉन जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है? मतलब न्यूट्रॉन्स देखो, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, लेकिन प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो वो सब की कहानी भी आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होता है, कब प्रोटॉन रिपेल करते हैं, ठीक है। तो रिपल्सन को जैसे स्टेबिलिटी का इफेक्ट होता है, वो सब कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए न्यूक्लियस के अंदर जिससे क्या है कि वो स्टेबल रहे, तो सब कहानी आगे बातें करेंगे। तो समझ लेना कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रल होता है, बस कोई चार्ज नहीं होता, तो वो तो रिपेल करेंगे नहीं। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बेसिक सी बातें हो गई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। ये सब बातें आप जानते हो, लेकिन एक बार सुन लो अच्छे से, जिससे कि आपको रिवाइज भी हो जाएगा। और जो है चैप्टर के अंदर जो काम है, देखो चैप्टर के अंदर मैं न्यूक्लियस के रिलेटेड जितनी बातें हैं वही बताऊंगा। आगे एक्स्ट्रा बातें वो हम कभी और कर लेंगे, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जितना हम न्यूक्लियस के स्टडी रिक्वायरमेंट है या जितना फिजिक्स के अंदर इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं उसके बेस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर देते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर को हमेशा Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को हमेशा Z से ए, ऐसा नहीं कि A है यहाँ पे A रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z पे। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एक न्यूक्लियस या किसी भी एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और स्पेशल केस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही बोल सकते हो, लेकिन तब जब यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टेबल न्यूक्लियाई हो, ठीक है। या बोलो स्टेबल नहीं बोला जाए, या तो बोलो ये आयोनाइज नहीं हुआ हो, ठीक है। मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ग्राउंड फॉर्म में, ठीक है, नॉट आयोनाइज्ड। मतलब समझ रहे हो? देखो इसको समझाने के लिए एग्जांपल बताता हूँ। मान लो हमारे पास हीलियम है, मैं ऐसे लिखता हूँ हीलियम। तो हीलियम के पास क्या होता है? हीलियम के पास होता है 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, या बोलो 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो हीलियम क्या होता है? 2 4 होता है ना, तो 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि भाई वो एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। चलो वो तो ठीक है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 2, 2 प्रोटॉन्स इसका मतलब एटॉमिक नंबर 2। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ हीलियम He+, मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना। देखो पहले क्या था, दोनों के चार्ज बैलेंस थे। देखो इसका +2 और इलेक्ट्रॉन का -2, तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज बैलेंस था। लेकिन अब क्या लिख दिया? He+, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब प्रोटॉन्स बढ़ गए ना। अब क्या 2 प्रोटॉन हो गए, मतलब +2 -1, तो क्या आ गया? +1 चार्ज आ गया ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? He+। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन। तो अब आप नहीं बोल सकते कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तो 2 ही है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज करता है, आयोनाइज करता है हीलियम तो हीलियम ही रहेगा। चाहे आयोनाइज करो, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो, लेकिन हीलियम तो हीलियम ही रहेगा। क्लियर है? तो हीलियम जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के आयोनाइजेशन करने से एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता। तो ये जो है स्पेशल केस में ट्रू होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ओके, ये बेसिक सी बातें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो आपको पता है, लेकिन तो भी आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। चलो फिर उसके बाद बात होती है मास नंबर की। मास
नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मास नंबर को किसके रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से। ध्यान रखना ये मास नंबर की बात कर रहा हूँ, मास की नहीं, एक नंबर है। मास नंबर क्या है, एक नंबर है जो कि क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को दिखाता है ये। मास नंबर क्या दिखाता है, किसी भी एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उन दोनों का टोटल, जिसको ऐसा बोल सकते हैं इसको आप कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दिखाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एक नंबर है, इसको आप एटॉमिक मास से मतलब कि कंफ्यूज मत करना। ये क्या है, एक नंबर है, एटॉमिक मास एक नंबर है। क्लियर है, एटॉमिक मास क्या है, सॉरी मास नंबर क्या है, एक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। ओके, समझ गए ना। जैसे मान लो कि अगर आपको बोलूं कि भाई कार्बन एटम है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मास नंबर क्या होगा, इसका मास नंबर होगा 12। ठीक है, 12 ग्राम वगैरह मत लिख देना, 12 एक नंबर है वहाँ पर, इसके अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, मतलब टोटल 12 है बस। तो 12 क्या दिखाएगा, मास नंबर। ठीक है, 12 क्या दिखाएगा, मास नंबर। ओके, ये दोनों नंबर की बात हो रही है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। हम क्या समझेंगे, एटॉमिक मास, इसको रफ करता हूँ, समझते हैं एटॉमिक मास। तो आपको जो है दोनों में मतलब कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कभी भी एकदम क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो। यहाँ पर क्या समझते हैं हम, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है पूरे एटम का मास कितना है। अब यहाँ पे मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एटम, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तब एक एटम के अंदर कितने मास होते हैं, देखो समझे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई रैंडम एग्जांपल ले, कार्बन का एग्जांपल ले लेता हूँ। कार्बन है तो उसके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो भाई अगर हम मास की बात करें, हम तीन का मास ओवरऑल लेंगे ना, जिसके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर है। या तो इसको ऐसा बोला जाए, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अगर तो सी अगर लिखूं ZA, इस तरह से लिखूं अगर मैं ZA, मतलब क्या है कि यहाँ पे Z इक्वल टू है 6 और यहाँ पे A इक्वल टू है 6। समझ रहे हो, सॉरी 6 यहाँ पे A इक्वल टू 12 हो जाएगा ना, क्योंकि 6 + 6 ऊपर होता है 12। चलो वो सब की बात बाद में करेंगे। एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, इस तरह लिखना पड़ेगा 6 × मास ऑफ प्रोटॉन, कि भाई ये तो एक प्रोटॉन का मास है ना, 6 प्रोटॉन है तो 6 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो 6 × मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और देखिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसको हम जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेते नहीं हैं। वैसे आप चाहो तो आप एक्यूरेसी के लिए ले सकते हो, लेकिन इसके मास इतना छोटा होता है। भाई सोचो कि भाई 10,000 हैं, अगर मैं इसके अंदर एक और ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10,001 हो जाएगा ना। तो इसका मास बहुत ही छोटा होता है, उससे जो है कुछ फर्क नहीं आता मास में ऑलमोस्ट। तो इसको जो है ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, मतलब पूरा प्रोटॉन का मास और पूरा न्यूट्रॉन का मास। इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम अप्रोक्सीमेटली इस तरह लिख सकता हूँ, 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि जो है कि मास ऑफ प्रोटॉन है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है उसको भी हम प्रोटॉन के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 12 इंटू, देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67262 × 10⁻27 ये होता है, ये केजी में होता है। ये क्या होता है, केजी में। तो एटॉमिक मास जो होता है इतना होता है, इतना केजी होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो एटॉमिक मास होता है ना, उसको केजी में मेजर करना मतलब सूटेबल नहीं होता। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई आपको बोलूँ मैं कि भाई ये मार्कर है, ये कितने टन का है, बोलो मार्कर कितने टन का है, तब बोलोगे कौन सा इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो, मार्कर को ग्राम में मेजर करो, टन इतनी बड़ी यूनिट लेने की क्या जरूरत है। तो वैसे भी देखो एटम कितना छोटा है, 10⁻27, तो उसको केजी में मेजर करना कोई भी मतलब सेंस बनाता नहीं है। जैसे हमने एनर्जी के लिए मतलब कि जूल बहुत ही बड़ी यूनिट थी, तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाया था उसके लिए। तो सिंपली यहाँ पे भी हम केजी के लिए एक अलग से यूनिट डिफाइन करेंगे, जिसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। जिसका नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। हम केजी को मतलब रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे एटम के मास होते हैं ना, बहुत ही छोटे होते हैं। तो छोटे मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नया यूनिट बनाएंगे जिसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। उसको समझते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, ये केजी में मास है। तो अगर एटॉमिक मास बोला जाए तो केजी में ये आएगा, लेकिन केजी में नहीं लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहाँ पर एक टर्म लिखता हूँ मैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम बोलते हैं AMU। AMU आपने सुना भी होगा, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन म्यू होता है, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, म्यू। इसको हम AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन होता है कि मास ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख दो, कार्बन एटम का जो मास होता है इन द ग्राउंड स्टेट, कार्बन एटम का मास इन ग्राउंड स्टेट डिवाइड बाय 12, ठीक है। या तो इसको डेफिनेशन लिख दो कि मास ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइटेड ना हो, सिंपली मास ऑफ कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट डिवाइड बाय 12, ठीक है। कार्बन एटम का मास जो है ग्राउंड स्टेट में लो, उसको डिवाइड बाय 12 कर दो, उसका जो हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम का मास क्या होता है? कार्बन एटम में क्या होता है? 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। तो इसका मास किसके बराबर हो जाएगा? इसका मास बराबर हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमने आगे निकाला ही है, ठीक है। और उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, उसको हम क्या डिवाइड कर देंगे? 12 से, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो किसके बराबर आ गया? यहाँ पे 12 और 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसकी वैल्यू है? ये 1 AMU की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 1 AMU, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 1 AMU की वैल्यू है, ये एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर आ जाती है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है। आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आने चाहिए कि भाई पहली बात कि एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड माना गया, हाइड्रोजन क्यों नहीं माना गया, हीलियम क्यों नहीं मान लिया, सिर्फ कार्बन ही? क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर? तो देखा जाए ना, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे हम डेंसिटी मेजर करते हैं तो हम वाटर को एक रेफरेंस मानते हैं भाई, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई एटम में होता है ना, जैसे कि मर्क्यूरी होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है? 13.6। तो वाटर से 13.6 गुना ज़्यादा है। तो वाटर क्या है? एक रेफरेंस है, जिससे कि हम बाकी सब यूनिट को बता सकें। इसलिए हमने क्या मान लिया है? एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए कार्बन को रेफरेंस मान लिया है कि भाई कार्बन के, मतलब कि कार्बन 12 का जो मास है उसको डिवाइड कर दो 12 के, कार्बन 12 का जो आइसोटोप होता है उसको डिवाइड कर दो 12 से, तो जो भी अपना आंसर है उसको हम बोल देंगे 1 AMU। तो 1 AMU क्या आ गया? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये कहानी अलग है, ठीक है, ये कहानी इससे अलग है, ओके। तो देखो, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? केजी में तो ये मास है, लेकिन केजी में लिखना सूटेबल नहीं है ना, हम तो चाहते हैं इसको कोई छोटी यूनिट बनाएं। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिखेंगे 12 AMU, 12 AMU क्या लिख देंगे हम? बिकॉज ये क्या है? ये 1 AMU के बराबर है, तो हम क्या लिख दिया इसको? 12 AMU, 12 AMU, 12 इस तरह से AMU लिख दो, ठीक है। या तो इस तरह भी लिख सकते हो आप इसको कि 12 म्यू लिख सकते हो, 12 म्यू। म्यू मतलब क्या होता है? एटम, ये, ठीक है, इसका सिंबल है वो, ओके। तो देखो इससे समझ क्या पड़ा इससे कि एक एटम का मास जो है ना, उसको हम केजी में लिखें तो ऐसा आएगा, और उसको अगर एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में लिखें, जिसको हम छोटी यूनिट बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बहुत ही छोटा यूनिट है, तो उसको अगर एटॉमिक मास यूनिट के लिखें तो 12 म्यू। मतलब सिंपली जो है, जो एटॉमिक मास होता है ना, वो मास नंबर के बराबर होता है। देखो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है A। तो A के सामने अगर आप AMU लगा दोगे ना, तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? एटॉमिक मास, मतलब एक एटम का मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास। एक एटम का मास क्या हो जाएगा? AMU। जैसे कार्बन का मास बोलूँ, अगर एग्जाम्पल लिखा जाए यहाँ पे कि मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12 AMU। मतलब कि कार्बन के एक एटम का इतना मास है, ठीक है, कार्बन 1 एटम मास। जैसे बोलो हीलियम के एक एटम का मास क्या होगा? हीलियम का एटॉमिक मास क्या होगा? हीलियम का एटॉमिक मास क्या होगा? तो आप बोलोगे 4 AMU, ठीक है। ऐसा किसी भी एलिमेंट के लिए लिख सकते हो, मतलब कि मास नंबर के सामने AMU लग जाए ना, तो वो एटॉमिक मास हो जाता है। मास नंबर के सामने AMU लग जाए तो एटॉमिक मास होता है। नहीं समझ पड़ा तो एक बार फिर से देख लो क्या बोला मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं थोड़ा आगे, ओके। तो ये तो हमने बात कर दी एक एटम की मास, लेकिन भाई किसी एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही एटम थोड़ी होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर एक ही एटम थोड़ी होता है।
अब किसी एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं एवोगैड्रो नंबर बोल के, ठीक है, मोल के हिसाब से स्टडी करते हैं भाई कितने मोल ऑफ एटम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि 1 मोल ऑफ एटम क्या होता है। 1 मोल ऑफ एटम, देखो मोल जो होता है ना, एक मतलब एटम को क्या बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स है ना उसको मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है, एक कांस्टेंट है। तो 1 मोल ऑफ एटम क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कार्बन के एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं, कार्बन के एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं, तब क्या बोलोगे कि इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। और पीछे हमने निकाल लिया कि भाई एक एटम का मास कितना है। देखो ये तो बहुत सारे एटम्स हैं और एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास होता है 1 एटम का मास जो कि बराबर होता है AAMU, है ना। एक एटम का मास क्या होता है AMU, जैसे कार्बन का 12, कार्बन का एटम, ये एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो 12 AMU। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, तो 4 AMU। वैसे एक एटम का मास कितना हो गया AAMU, क्लियर है ना। लेकिन एक मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर ऐसा पूछूं आपको कि यहाँ पे लिखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मतलब अब मैं एक एटम का मास नहीं पूछ रहा हूँ आपको, अब मैं पूछ रहा हूँ एक मोल ऑफ एटम का मास। तो एक मोल में तो इतने सारे एटम्स हैं और हर एटम का मास इतना है, एक मोल के अंदर इतने एटम्स हैं, ठीक है। एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं 6.023 इंटू 10⁻23 और हर एटम का मास कितना है AMU, समझ रहे हो ना, हर एटम का मास कितना है AMU। भाई एक कार्बन एटम का मास इतना, तो इतने सारे कार्बन एटम का मास उससे मल्टीप्लाई कर दो इतना, क्लियर है। तो देखो इसको निकालने की कोशिश करते हैं और बाद में आपको मैं समझाता हूँ इससे क्या होता है, ठीक है। तो देखो 6.023 इंटू 10⁻23, देखो A की वैल्यू क्या है आपको पता ही है कि 1.67 kg के अंदर निकाल रहा हूँ मैं, तो 1.67 10⁻27 इंटू, सॉरी AMU की वैल्यू ये है और इंटू A है ना, इंटू A भी है यहाँ पे। तो किसके बराबर आ जाएगा, इसको आप चेक करो, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 6.023 इंटू 1.67 तो ऑलमोस्ट 10 के इक्वल आ जाएगा, 10। इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार कितना के इक्वल आता है, ऑलमोस्ट 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10 इंटू 23 - 27 हो जाएगा 10⁻24, ठीक है। यहाँ पे A भी है और पूरा आंसर हमारा किस में आ रहा है kg में आ रहा है, ठीक है, ओके A भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ रहा है A इंटू 10⁻³ kg, A इंटू 10⁻³ kg इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरह लिख सकता हूँ ना A ग्राम, इस तरह लिख सकता हूँ ना A ग्राम। देखो इतना निकालने, हमने इतना मेहनत क्यों किया भाई, एक एटम का जो मास होता है ना वो AMU में लिखते हैं, लेकिन एक मोल ऑफ एटम का जो मास होता है ना वो ग्राम में आता है। देखो ग्राम बड़ी यूनिट है, AMU क्या छोटी यूनिट है। एक AMU की वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, लेकिन एक ग्राम क्या होता है 10⁻23 kg। मतलब कि एक मोल ऑफ एटम के अंदर जितने एटम्स हैं ना, सारे एटम को जो मास मिला दो ना तो 1 ग्राम के बराबर होता है। A ग्राम, A ग्राम, क्लियर है ना। सारे एटम को जो मास है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। मतलब कि देखो अब इससे सारे कंक्लूजन क्या निकला, सारे से कंक्लूजन क्या निकला कि मैंने ऐसा लिख दिया, अगर मैंने लिखा AAMU मतलब कि ये एक एटम का मास है, एक एटम का मास, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 1 ग्राम तो ये 1 मोल ऑफ एटम का मास है, 1 मोल ऑफ एटम का मास, ठीक है। 1 मोल मतलब उसके अंदर कितने एटम्स हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं और सारे एटम को जो मास मिला दूं तो वो 1 ग्राम में आ जाएगा। सिंपली सब AMU ग्राम में डिपेंड करता है। अगर आप 12 ग्राम लिखा है कि मतलब वो 1 मोल, जैसे कि कार्बन में अगर 12 ग्राम लिखा है तो कार्बन के 1 मोल ऑफ एटम का वो मास है। कार्बन का अगर 12 AMU लिखा है मतलब कार्बन के 1 एटम का मास है। इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ बिकॉज कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है, उसको आप अच्छे समझ लोगे, एक बार अच्छे समझ लोगे ना तो कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलो ये समझ पड़ गया पूरी बेसिक सी बातें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो AMU की मास क्या होता है, एक एटम का मास क्या होता है, वो सब तो आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, वो सब तो आपको क्लियर रहने चाहिए। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है समझते हैं हम थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेशन तो देखो प्रोटॉन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जो प्रोटॉन होता है ना उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन 1 1,
ठीक है, हाइड्रोजन को इस तरह, बिकॉज एक प्रोटॉन है, देखो ऊपर क्या है, इसको माइनस करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 0 हो गए ना, देखो 1 - 1 कितने हो गए, 0, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 0 है इसके अंदर, क्लियर है, एक प्रोटॉन है इसके अंदर। तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। न्यूट्रॉन्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम, न्यूट्रॉन को लिखते हैं हम N01, ठीक है, न्यूट्रॉन किस तरह लिखते हैं हम N01। देखो ध्यान से, इसके अंदर प्रोटॉन 0 है, नीचे हम प्रोटॉन लिखते हैं ना, ऊपर क्या है, न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। और एटम को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम, एटम को, मान लो एटम को एक्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी एटम हो सकता है ना, हीलियम, न्यूक्लियस, हीलियम हो सकता है, सोडियम, बहुत सारे एटम्स हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक्स लिखो, नीचे लिखो Z और ऊपर लिखो A, ठीक है। Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर, और A क्या होता है, A होता है मास नंबर। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, A क्या होता है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, क्लियर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, A - Z क्या होता है, A - Z होता है, देखो A - Z क्या होगा, खुद बताओ, आप सोचो A - Z क्या होता है। सिंपली देखो इस तरह लिख सकता हूँ ना, जो एटॉमिक नंबर होता है A, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर है। A, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, Z, और मान लो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, A - Z, सीख रहे हो। मतलब कि एग्जाम्पल बात करूँ अगर, चलो कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मान लो लिथियम ले लेता हूँ, लिथियम लिखा है 37, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन बताओ कितने हैं इसके अंदर, प्रोटॉन्स इसके अंदर है 3, क्योंकि नीचे हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, और ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, क्योंकि आयोनाइज नहीं है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 7 - 3, जो कि हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। वैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, चलो एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरा, मान लो लिखता हूँ मैं लिथियम प्लस, ठीक है, Li+ लिखता हूँ। अब इसके अंदर बताओ, Li+ इस तरह लिख दिया, Li+ 37, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स इसके अंदर हैं 3, इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके अंदर, प्लस है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर 2, और क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, न्यूट्रॉन्स 7 - 3, जो कि हो जाएगा 4 के बराबर, क्लियर है। Li+, अच्छा Li- लिखा होता तो, चलो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं उसको भी, कि Li- लिखा हो तो 37, अब प्रोटॉन्स हो जाएंगे 3, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है ना, माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसलिए नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ओवरऑल, तो इलेक्ट्रॉन 4 और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, न्यूट्रॉन्स तो 7 - 3 हो जाएगा 4 के बराबर, क्लियर है ना, ये बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, मेरे को एक और क्वेश्चन है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि यहाँ पे जो A की वैल्यू है, मास नंबर, ये फ्रैक्शन हो सकता है क्या, मतलब इसकी वैल्यू पॉइंट में आ सकती है क्या, मेरे को एक आंसर दो कि जो A की वैल्यू है वो पॉइंट में आ सकती है कि नहीं। पॉज करो पहले, एक बार प्लीज पॉज कर दो वीडियो को और आंसर दो कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास है, ये मास नंबर, ये फ्रैक्शन में आ सकता है कि नहीं। सोचो एक बार ध्यान से कि जो मास नंबर है वो फ्रैक्शन में आ सकता है नहीं। इसका पहले आंसर लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर ही आगे वीडियो देखना, ठीक है। तो लिख दो इसका आंसर, फ्रैक्शन में आ सकता है कि नहीं, हम देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। सोचो कि जो मास नंबर A है वो फ्रैक्शन में आ सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे और सबका अलग अलग आंसर हो सकता है। कोई बोलेंगे आ सकता है, जो आ सकता है वाले हम बोलेंगे कि सर हमने ऐसा भी देखा है, कॉपर का जो मास होता है वो 63.5 होता है AMU। तो भाई एक कॉपर का मास इतना हो गया, तो एटॉमिक नंबर तो A जो है वो फ्रैक्शन में आ गया ना, ये तो AMU लिखते हैं ना, तो A की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, ऐसा आप बोलोगे। कोई बोलता है सर हमने क्लोरीन देखा है, क्लोरीन मास होता है 30.5 AMU, भाई ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब क्या है कि एटॉमिक मास नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? नहीं, जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। एटॉमिक मास फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मैं आंसर बता रहा हूँ। एटॉमिक मास cannot be fractional, एटॉमिक मास cannot be fractional। तो आप बोलोगे सर हम ये जो देखते हैं 63.5 33.5 क्लोरीन का, तो ये सब कहाँ से दिख रहा है हमको? तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल दिखते हैं ना, यहाँ पे दो द फ्रैक्शनल वैल्यू विच वी सी, द फ्रैक्शनल वैल्यू विच वी सी इज
द फ्रैक्शनल वैल्यू विच वी सी इज एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। अब लोग ये क्या नया बला आ गई, पहले एटॉमिक मास नंबर, फिर एटॉमिक मास, अब आ गया एवरेज एटॉमिक मास, ये कौन सी नई चीज़ आ गई। तो हम समझते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। इतनी बार नोट कर लो कि ये जो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, और फ्रैक्शनल क्यों नहीं हो सकता है मैं समझाऊंगा। यहाँ पर एक्चुअली जो होता है ना, समझते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं। एवरेज एटॉमिक मास समझते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ओके, ये समझोगे। देखो बेसिक से बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, ठीक है। यहां पे लिख दो सम ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ द एलिमेंट ऑल्सो हैव इट्स आइसोटोप्स, ऑल्सो हैव आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि भाई आइसोटोप बताऊंगा आगे, देखो जो डिटेल स्टडी करने वाले, पर अभी बेसिक से बातें करते हैं। आइसोटोप क्या होता है, किसी भी सेम एलिमेंट के अंदर जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, मतलब समझ रहे हो एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल लूँ कार्बन का, आइसोटोप क्या होता है, कार्बन जैसे 6C12 लिखूँ या लिखूँ 6C14, ठीक है। तो कार्बन के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक और भी एग्जिस्ट करता है, C613 भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन के C612 वाले देखो कुछ एटम्स हैं, ये भी देखो सब सेम ही एलिमेंट है, सब है कार्बन ही, लेकिन क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। जिसके क्या होता है सेम Z, ये बोलो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। तो क्या होता है सब एलिमेंट सब क्या बोलते हैं, कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। सो अब देखो एग्जांपल दूं आपको, अब कुछ एलिमेंट का आइसोटोप, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लें। अगर हाइड्रोजन है, देखो 1,1 होता है प्रोटियम, हाइड्रोजन का 1,2 होता है ड्यूटेरियम और 1,3 होता है ट्रिटियम। तो देखो क्वेश्चन आता है ना आपके मन में कि भाई किसका मास लिया जाए, देखो तीनों तो हाइड्रोजन है, तो भाई हाइड्रोजन के ऊपर हम जो मास लिखते हैं वो किसका लिखें हम, या बोलो तीनों का एवरेज लें। तो क्या करते पता है, जो हम मास लिखा जाता है अगर हम एवरेज एटॉमिक मास, वो तीनों का एवरेज मास होता है, तीनों का एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, कौन कितना परसेंट प्रेजेंट है, एग्जाम मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कितना परसेंट प्रेजेंट है। देखो इसको समझाने के लिए, देखो ये क्या होता है, अपना प्रोटियम होता है, ये क्या होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्रिटियम, ठीक है। अब सब क्या कुछ कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो कितना परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं ना, उसके हिसाब से इसका मास। देखो इसका मास क्या होगा, इसका जो A है, ठीक है, इसका मास क्या होगा, A = 1 है, ठीक है, A = 1 है। इसमें क्या है, A = 2 है, मतलब 1 AMU के बराबर है, ये 2 AMU के बराबर है मास देखा जाए तो। और ये ठीक है, मास की बात करें, मास ऑफ ड्यूटेरियम, और ये क्या है मास ऑफ प्रोटियम, और ये क्या है मास ऑफ ट्रिटियम, लेकिन 3 AMU के बराबर हैं, समझ रहे हो। तो सबका मास अलग अलग है, तो किया क्या जाए, कौन सा मास लें, तो हम क्या करते हैं एवरेज लेते हैं। क्या करते हैं एवरेज। देखो एवरेज लेने का तरीका भी दिखाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, मान लो उसके अंदर टोटल 10 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 मतलब ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके अंदर 3 जो है प्रोटियम है, ठीक है, 3 प्रोटियम है, प्रोटियम प्रोटियम प्रोटियम, 3 ड्यूटेरियम है और 4 जो है ट्रिटियम है। 3 प्रोटियम है, 3 ड्यूटेरियम है, 4 प्रोटियम है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास आता क्या है समझते हैं। तो देखो ध्यान से कि प्रोटियम कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है, टोटल 10 है, तो प्रोटियम कितना 3/10, जो प्रोटियम है वो कितना प्रेजेंट है, प्रेजेंट है 3/10, ठीक है, इसको बोला जाए 0.3। ड्यूटेरियम कितना प्रेजेंट है इसके अंदर, ड्यूटेरियम प्रेजेंट है इसके अंदर 3/10, वो भी 3/10 0.3 और 30% बोला जाए इसको। और ट्रिटियम कितना परसेंटेज प्रेजेंट है इसके अंदर 4/10, फ्रैक्शनल में देखा जाए तो 0.4, इसको 40% बोल सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है 0.4%। अब क्या होगा, अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना, एवरेज एटॉमिक मास वो जाएगा मास ऑफ एटम। पहले मास कितना होगा, देखो यहाँ पे मास प्रोटियम और कितना परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोल दो ये कितना परसेंट है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू NP AND और ये NN,
ये कितना मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू इसका मास, ठीक है। ड्यूटेरियम का फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू ड्यूटेरियम का मास, ठीक है। ट्रिटियम का फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू ट्रिटियम का मास, समझ रहे हो। एग्जांपल से देखा जाए तो इसके अंदर देखो इसका मास कितना है 1, देखो प्रोटियम का मास कितना है 1 और प्रेजेंट कितना है 0.3। ड्यूटेरियम का मास कितना है, ड्यूटेरियम का मास है 0.3, सॉरी ड्यूटेरियम का मास है 2 mu और कितना परसेंट प्रेजेंट है वो 0.3। इसका मास कितना है 3 mu और कितना परसेंट प्रेजेंट है ये 0.4। इसका अप्रॉक्सीमेटली निकालोगे तो 3 + 0.6 + 1.2 तो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 2.1 के बराबर, 2.1 AMU, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास हो गया, एवरेज एटॉमिक मास वो आ गया 2.1 AMU के बराबर। मतलब ना ही आप 1 लोगे, ना ही आप 2 लोगे, ना ही आप 3 लोगे, आप कितना लोगे 2.1 AMU। लेकिन ए की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं है, देखो ए की वैल्यू तो सेम ही है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, मतलब ए फ्रैक्शनल नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ रहा है। क्लियर है, तो आपको वो डाउट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कभी। जो ए की वैल्यू है कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, उसका जो एवरेज वैल्यू है ना वो फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ द एलिमेंट ऑल्सो हैव आइसोटोप, सो वी टेक एवरेज ऑफ देयर मासेस, एवरेज ऑफ देयर मासेस, और उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है। इसको देखो एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको, एक और एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ पड़ेगा अच्छे से। मान लो क्लोरीन का एग्जांपल लूँ मैं, ये तो मैंने अपने मन से एग्जांपल बना दिया था। अब मान लो क्लोरीन, अब क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है 1737, सॉरी एक तो होता है 1735 और एक तो होता है 1737। मान लो कि एटमॉस्फेयर के अंदर, सॉरी एलिमेंट के अंदर 75% प्रेजेंट है और मान लो 25% प्रेजेंट है। क्लियर है। तब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम, एवरेज एटॉमिक मास, ओके। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी इसकी, देखो क्लोरीन इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, 75/100 है ना, 75/100 और उसकी हो जाएगी 25/100, ओके। तो इसकी कितनी होगी 75/100 इंटू मास कितना है इसका, इसका मास है 35 प्लस 25/100, इसका मास कितना है 37। क्लियर है। इसको आप सॉल्व करो, कितने की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है। तो देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, तो आ रहा है 105/4 प्लस 37/4। तो 105 प्लस 37 तो जाएगा 142/4, 142/4 जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 4 3 × 12, 2 बचा, 4 5 × 20, 2 बचा, 35.5 के बराबर आ जाएगा। तो क्लोरीन का जो आप देखते हो ना 35.5, वो इस तरह से उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्लियर है। तो एवरेज एटॉमिक मास का क्या फंडा है और एटॉमिक मास क्या होता है, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ओके। चलो फिर इसको रफ कर देते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं। अब जल्दी थोड़ा आगे निकलते हैं कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। वो सब तो आपको पता ही है बेसिक सा, तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, पहली बात तो क्या होता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के नहीं, सेम एलिमेंट। जैसे कार्बन है तो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि क्या होते हैं, उस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल जैसे लिया जाए हाइड्रोजन में, तो देखो सब में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन क्या है कि मास नंबर अलग अलग है, ठीक है। नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना, ऊपर मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। कार्बन का एटम लिया जाए तो कार्बन का 6 6 12, 6 13, C6 14, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग। क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, बहुत एग्जांपल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद होते हैं आइसोबार्स। क्या होते हैं आइसोबार्स, ये क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। कभी भी आइसोबार्स सेम एलिमेंट के नहीं होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। भाई एटॉमिक नंबर बदल गया तो एलिमेंट बदल जाएगा ना, आप खुद समझो।
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आ रहा है ना, एटॉमिक नंबर बदल गया मतलब क्या, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, बेरिलियम का 4, एटॉमिक नंबर बदला मतलब एलिमेंट बदल गया। तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। जैसे कार्बन लिखा जाए, कार्बन C614 लिखूँ और नाइट्रोजन लिख दूँ 714, ठीक है। तो देखो दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि इसके भी देखो ए सेम है, इसका दोनों का ए सेम, मतलब कि मास नंबर सेम है दोनों का। तो सिंपल सी बात होती है, ऐसे बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1940 लिख दिया जाए, देखो ये क्या होता है, पोटेशियम 1914, कैल्शियम 2040, ठीक है। तो नीचे देखो नंबर ऑफ मतलब कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, जिसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ओके, क्लियर, बेसिक सी बातें हैं सब तो। और तीसरा एक होता है आइसोटोन्स भी लिख देते हैं, चलो इसको हटा के लिख देता हूँ आइसोटोन्स, कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स भी होते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना ही एटॉमिक नंबर की बात हो रही है ना ही मास नंबर की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैच कर जाए, बस किसी भी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैच कर जाए। जैसे कि लिख दूँ ऑक्सीजन का 814, ऑक्सीजन का 814, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँ कार्बन का 6 और 14। तो यहाँ पे देखो कि ध्यान से, ना ही दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है ना ही दोनों के मास नंबर सेम है, लेकिन डिफरेंस 16 - 8 कितना होगा 8, और यहाँ पर 14 - 6 कितना होगा 8, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए उसके अंदर, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया 816 614, तो क्या है इसके अंदर सब कुछ तो सेम है लेकिन हाँ देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर सेम है, बाकी सब अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ऐसे बेसिक से एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये बात हो गई एलिमेंट की, हमने उसके बारे में डिटेल स्टडी कर ली, भाई क्या होता है AMU, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, क्लियर है, सब कुछ स्टडी कर लिया, फ्रैक्शनल मास नंबर। तो अब हम समझते हैं कि इसका न्यूक्लियस का रेडियस साइज क्या होता है, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, छोटा सा टॉपिक रह गया, बेसिक सा सुन लो, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। साइज एंड शेप ऑफ, साइज, शेप एंड साइज लिख दो, शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यह माना क्या जाता है पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल होता है, एक्चुअली थोड़ा सा ओवल शेप होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली पूरा स्पेरिकल शेप होता है। तो यहाँ पे लिख दो न्यूक्लियस इज अज्यूम टू बी, न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली अज्यूम टू बी स्पेरिकल, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से हम न्यूक्लियस बनाते हैं और इन न्यूक्लियस का रेडियस होता है, ठीक है। इसका रेडियस पता होता है ना 10⁻⁵, क्योंकि न्यूक्लियस की एटम नहीं है, ये एटम के अंदर का पार्ट है, ठीक है। इसको ऐसा बना देता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो आप, तो भाई ये एटम है ना, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना न्यूक्लियस है, ये क्लियर है। तो अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल माना जाता है, और इसका जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वो क्या होता है समझो आप, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा 4/3, स्पेरिकल का वॉल्यूम ये होता है ना स्फीयर का, 4/3 πr³। अच्छा, और दूसरी बात क्या देखा गया पता है, देखो न्यूक्लियस किससे बना गया है, न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैंने इसे 4 प्रोटॉन बना दिए तो ये न्यूक्लियस बन गया, 8 बना दूं तो जो है इसका न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा, या बोलो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ाते जाऊँ ना, या बोलो कि न्यूक्लियॉन्स बढ़ाते जाऊँ, तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की साइज बढ़ती जाएगी, या बोलो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, ठीक है। मास नंबर या तो बोलो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसको बोलते हैं ए, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है। वॉल्यूम किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है ए, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 4/3 πr³, वॉल्यूम है 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। और इसके ऊपर से निकाला जाए तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, उसको निकाल के हम इस तरह लिखते हैं r = r0 a⁻⁴। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आज के लेक्चर का
सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है R इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। इसमें आर नॉट देखो कांस्टेंट होता है, ये 4/3 पाई वो सब का कांस्टेंट है आर नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो ऑलमोस्ट 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर के आसपास आती है। ठीक है, ये आर की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू क्या है 1.1, दिख तो रहा है ना आपको कि आर नॉट की वैल्यू क्या आ रही है 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर। चलो क्लियर विजिबल है ये वाला। ओके, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, मतलब रेडियस जो होता है वो क्या बोलते हैं मास नंबर के 1/3 के प्रोपोर्शनल है रेडियस। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। तो कभी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेशियो पूछें कि भाई दो अलग अलग एलिमेंट दे दिया, दोनों का आपको मास नंबर बताएं, तो आपको वॉल्यूम का रेशियो पूछें तो डायरेक्टली आप एटॉमिक नंबर का रेशियो ले लेना। देखो एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो मेरे पास एक एटम है ऐसा रैंडमली x जिसका मास नंबर है 25 या बोलो 27 है, और एक एटम है y जिसका मास नंबर है 125। तो पहले आपको पूछूं रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, पूछूं तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो V1/V2 करूंगा ना तो मास नंबर क्या है 27/125, तो डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है ये आ जाए 27/120, कैंसिल तो होगा नहीं। लेकिन आपको पूछूं रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस पूछूं आपको तो तब क्या निकालोगे आप, तब बोलोगे कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है a रेस टू पावर 1/3। तो r रेस टू a रेस टू पावर 1/3 मतलब क्या कि r1/r2 इज इक्वल टू a1/a2, मतलब 27/125 रेस टू 1/3, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3/5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम पूछा है कि रेडियस पूछा है देख लेना आप। ओके, चलो ये तो बेसिक सी बात है, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हटाता हूँ मैं। अब देखो थोड़ा सा देख लो क्या है हमारे पास कि R इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। ठीक है, R इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3 ये पहुँचे। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं डेंसिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसको सुन लेना, इसको सुन लिया तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगल आला, बहुत ईजी है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, डेंसिटी क्या होता है समझो, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी, तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर मास की बात करूं तो कितना होता है AMU, न्यूक्लियस की मास क्या होता है A इंटू AMU लगा दिया तो मास हो गया ना, वो A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, AMU लगा दिया तो क्या बोलते हैं मास हो गया वो। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है 4/3 पाई r³। क्लियर है, इसको थोड़ा आगे अच्छे से लिखते हैं हम। A आ गया, AMU की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 1.67 इंटू 10⁻27, ओके, इंटू 4/3 पाई। R की वैल्यू क्या है R0 इंटू ए रेस टू पावर 1/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, R³ की वैल्यू हो जाएगी R0³ इंटू ए, है ना, क्यूब किया तो यहाँ से लिख जाएंगे R0³ इंटू ए। ठीक है, अगर हम दोनों का रेशियो लें ध्यान से देखो कि A और A कैंसिल हो गया, क्या हो गया A और A कैंसिल हो गया, तो इससे हमको क्या पता चलता है, देखो A कैंसिल हो गया, मतलब कि डेंसिटी जो है ना वो क्या बोलते हैं कि मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती, या बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड ही नहीं करती। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट है सबका डेंसिटी सेम ही आता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू सेम आता है। देखो A और A कैंसिल हो गया ना, तो ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी डेंसिटी क्या आती है, सेम। समझ रहे हो, और कितनी आती है उसको हम निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। ठीक है, मीन्स डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, या और बोल दो एलिमेंट। ठीक है, डेंसिटी एलिमेंट पे डिपेंड ही नहीं करती, सब एलिमेंट का डेंसिटी जो ऑलमोस्ट सेम आता है, कितना आता है वो निकाल लेते हैं। देखो वैल्यू लिखते हैं हम, क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27, और नीचे क्या आ रहा है 4/3
पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और R0 की वैल्यू क्या है हम यहाँ पे लिखता हूँ R0 की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 ठीक है। तो 1.1 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब, तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है 2.38 इंटू 10⁻17 2.38 इंटू 10⁻17। देखो इसको निकालने का मतलब क्या है कि देखो डेंसिटी कितनी आ रही है, क्या है पर मीटर क्यूब ठीक है। डेंसिटी क्या होती है 2.38 इंटू 10⁻17 पर मीटर क्यूब, तो ऐसा बोलो ठीक है, इस तरह से ठीक है, इतनी डेंसिटी आ रही है। देखो ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब ये हमारी डेंसिटी आ रही है। लेकिन देखो ये डेंसिटी कितनी ज़्यादा आ रही है, मैं समझ रहे हो कि 1 मीटर क्यूब का अगर मैं न्यूक्लियस लूँ, 1 मीटर क्यूब का न्यूक्लियस लूँ तो उसकी डेंसिटी होगी 10⁻17 ठीक है। या बोलो 1 मीटर क्यूब का अगर मैं न्यूक्लियस लूँ तो उसका मास होगा 10⁻17 kg। समझ लो कितना ज़्यादा होता है। 1 मीटर क्यूब जितना अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊँ ना तो उसका मास है 10⁻17 kg। देखो बताता हूँ कितना ज़्यादा है। अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है, अर्थ का जो मास होता है ना 10⁻24 kg होता है। तो समझ रहे हो 10⁻17 kg कितना ज़्यादा होता होगा, ऑलमोस्ट आधे अर्थ का मास बोल दो। समझ रहे हो कितना, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा मास होता है। 1 मीटर क्यूब के न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा मास होता है, तो आप समझ लो उससे डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती होगी, उसकी कितनी डेंस है, कितना डेंस है 10⁻17 kg। मतलब 1 मीटर क्यूब का न्यूक्लियस ले लूँ तो उसको कितने पुश्ते भी जाएंगे लेकिन वो उठेंगे नहीं, वो इतनी मतलब कि भारी होती है वो, बोलो इतना उसका ज़्यादा मास होता है 10⁻17 kg। कितनी भी ले लो अर्थ के मास के, मतलब समझ रहे हो कंपेरेबल है। देखो वैल्यू देखो कंपेरेबल है, समझ रहे हो, कंपैरिजन करा आपको कि 10⁻17 कितना ज़्यादा होता है। तो बस आज के लेक्चर को यहाँ ही रोकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डेंसिटी जो है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, वो सारे एलिमेंट की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर मैंने बेसिक सी बातें की न्यूक्लियस की। तो आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, कैसे अल्फा डीके होता है, गामा डीके होता है, इन न्यूक्लियर बम्स के अंदर कैसे ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस होता है, ये सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।